नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी का दौरा है। पीएम करेंगे विकास कार्यों का उद्घाटन और इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। नई परियोजना की घोषणा की संभावना है। पुडुचेरी प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी का दौरा है। पीएम करेंगे विकास कार्यों का उद्घाटन, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। नई परियोजनाओं की घोषणा की भी संभावना है। पुडुचेरी प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का पुडुचेरी का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। पीएम करेंगे विकास कार्यों का उद्घाटन, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। नई परियोजनाओं की घोषणा की भी संभावना है। पुडुचेरी प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुडुचेरी का दौरा है। पीएम करेंगे विकास कार्यों का उद्घाटन और इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, नई परियोजनाओं की घोषणा की भी संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को लेकर अपना वक्तव्य देंगी और सदन में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का जवाब देंगी। संसदीय कार्यक्रम के अनुसार वित्त मंत्री 12 फरवरी को राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। सरकार की ओर से बजट में घोषित नीतियों, योजनाओं और आर्थिक प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सदन के दोनों सदनों में बजट को लेकर चर्चा जारी है और विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों और मुद्दों पर सरकार का पक्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को लेकर अपना जवाब देंगी और सदन में उठाए गए प्रश्नों का भी जवाब देंगी। संसदीय कार्यक्रम के अनुसार वित्त मंत्री 12 फरवरी को राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा का जवाब देंगी और इसके साथ ही सरकार की ओर से बजट में घोषित नीतियों, योजनाओं और आर्थिक प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा और जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि सदन के दोनों सदनों में बजट को लेकर चर्चा जारी है और विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों और मुद्दों पर सरकार का पक्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम का दिल्ली का दौरा है। दिल्ली में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुलाकात के बाद अमित शाह से मिलेंगी डिप्टी सीएम, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र मुद्दे पर चर्चा संभव है। नई जिम्मेदारियों के बाद पहली ये मुलाकात है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम का दिल्ली का दौरा है आज का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पीएम से मुलाकात की बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात प्रस्तावित है। इसके साथ ही महाराष्ट्र मुद्दे पर चर्चा संभव है। नई जिम्मेदारी के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम का आज का दिल्ली का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पीएम से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही महाराष्ट्र के विकास और अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा संभव है। और इसके साथ ही बता दें कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का दिल्ली का दौरा है। दिल्ली में डिप्टी सीएम और इसके साथ ही प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात प्रस्तावित है। महाराष्ट्र मुद्दे पर चर्चा संभव है। नई जिम्मेदारी के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आज पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहां पेश करेंगे बजट। योगी सरकार का 10वां बजट होगा पेश। बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी का आज बजट पेश होगा। वित्त मंत्री करेंगे बजट पेश और योगी सरकार या 10वां बजट होगा पेश और बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री करेंगे बजट पेश। योगी सरकार का 10वां बजट होगा पेश। बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
बता रहे हैं। आज पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। योगी सरकार का 10वां बजट होगा पेश। बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में बड़ी राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त के रूप में 9,22,452 महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं। अब तक इस योजना की 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 34,14,000 लाभार्थियों को भी पैसे जारी किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री दुर्ग उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत भी 36,000 लाभार्थियों के खातों में 101 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि कुल मिलाकर 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में बता दें कि राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। सरकार ने कहा है कि इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आज जैसा मैंने कहा है कि चौथी किस्त ये जारी की गई है। इन चारों किस्तों का कुल मिलाकर के जो पैसा है वो 634 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंच चुकी है। ये मोदी सरकार की गारंटी है और इसी के ऊपर बड़ा विश्वास देश के लोगों को है। साथियों, आज ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी आज जारी की गई है। इनके तहत 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की आज राशि जारी की गई है। इसी प्रकार 43,36,452 लाभार्थियों को 1,291 करोड़ रुपए की ये राशि जारी की गई है। मित्रों, पिछले कुछ समय से पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें वो मेरे संज्ञान में आई है। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी प्रदेश के अंदर एडीसीज को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अब वे सप्ताह में जो सोमवार और वीरवार समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं, इन मामलों का निवारण वो सुनिश्चित करें, उसको देखें। मित्रों, आज मैंने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हमने विधानसभा से पहले कमिटमेंट भी किया था कि ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों के खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपए में मिलेगा। ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। उसी कड़ी में आज नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि वो सब्सिडी भी
डाली गई है। मित्रों, आज ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में 101 करोड़ रुपए की वो सब्सिडी की राशि भी जारी की गई है। और इसी प्रकार आज विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट 2026 से 27 पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है। सीएम आवास पर आयोजित बैठक में आगामी बजट से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रस्ताव और नई योजना पे चल रही परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वित्त, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित रहने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट 2026 से 27 पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है। सीएम आवास पर आयोजित बैठक में आगामी बजट से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रस्तावों, नई योजनाओं और चल रही परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में वित्त, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। राज्य की प्राथमिकता प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित रहने की संभावना है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ बैठक की गई और यहाँ बैठक में तमाम प्रस्तावों पर और इसके साथ ही तमाम निर्देश भी दिए गए हैं और विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई है यहाँ पे और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि उनके अत्यंत और एकात्मक मानववाद के सिद्धांत आज भी समाज के लिए विकास के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया है। और इसके साथ ही लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्पांजलि अर्पित की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित किया और उनके विचारों को याद किया गया, सराहा गया है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ सभी ने कहा कि उनके योगदान और विचार आज भी समाज के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। मंत्री ने यह धार्मिक अनुष्ठान बजट पेश करने से पूर्व मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी के लिए किया। उन्होंने अपने आवास पर पूजा के दौरान मंत्रों का जाप किया और देवताओं से राज्य के आर्थिक विकास और जन कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। वित्त मंत्री की इस पूजा अर्चना का उद्देश्य बजट को सफलतापूर्वक और सकारात्मक दिशा में पेश करना बताया जा रहा है। और इसके साथ ही बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की है। मंत्री ने यह धार्मिक अनुष्ठान बजट पेश करने से पूर्व मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी के लिए किया। उन्होंने अपने आवास पर पूजा के दौरान मंत्रों का जाप किया और देवताओं से राज्य के आर्थिक विकास और जन कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। वित्त मंत्री की इस पूजा अर्चना का उद्देश्य बजट को सफलतापूर्वक और सकारात्मक दिशा में पेश करना बताया जा रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र विकास की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में पेश किया गया केंद्रीय बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को नई उड़ान देने वाला बजट है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट में भारत, असम और नॉर्थ ईस्ट की तरक्की के लिए व्यापक योजनाओं का खाका तैयार किया गया, जो समाज के हर वर्ग और हर राज्य के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया। उन्होंने बताया है कि बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत रोड मैप तैयार किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्र को नई दिशा दे रही है। आज आसाम और संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट विकास की नई इबारत लिख रहा है। आज मैं विशेष रूप से अभी जो केंद्रीय बजट आया है उसके बारे में चर्चा करने आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों को नई उड़ान के लिए ऊंचा आकाश खोलने का काम करता है। भारत आसाम और नॉर्थ ईस्ट की प्रगति और विकास के नए द्वार खोलता है। मित्रों, ये बजट समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर प्रदेश और विशेषकर पूर्वोत्तर को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट है। इस बजट में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत के भविष्य का जो रोड मैप हमें बनाना है, संपूर्ण विकसित भारत, उसका पूरा खाका तैयार किया गया है। दशकों तक कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट और विशेषकर असम को अपनी वोट बैंक की घिनौनी राजनीति की प्रयोग स्थली बना कर रखा था। यहाँ की टूटी फूटी सड़कें, कमजोर रेल संपर्क, कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ उद्योग नहीं थे, रोजगार नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को विशेष पूर्वोत्तर के विकास को पर विशेष जोर देते हुए यहाँ की हर समस्याओं के समाधान की कोशिश की है। और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित टम्बलर रेंज सेकेंडरी स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए हैं। घटना में संदिग्ध हमलावर भी शामिल थे और घटना के तुरंत बाद बता दें कि RCMP ने इलाके को घेर लिया और हमले से जुड़ी हालात की जांच शुरू की है। पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कर स्कूल और आसपास के क्षेत्रों में सावधानी बढ़ा दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने का आग्रह किया है। पुलिस ने बताया है कि हमले के पीछे की वजह और संदिग्ध हमलावर की पहचान के लिए जांच जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सेकेंडरी स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए हैं। घटना में संदिग्ध हमलावर भी शामिल था। घटना के तुरंत बाद बता दें कि RCMP ने इलाके को घेर लिया और हमले से जुड़े हालात की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कर स्कूल और आसपास के क्षेत्रों में सावधानी बढ़ा दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने का आग्रह किया है। पुलिस ने बताया है कि हमले के पीछे की वजह और संदिग्ध हमलावर की पहचान के लिए जांच जारी है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में महाशक्ति काली मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खुले नाले में गिरने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और राहत दल को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में खुले नालों को तुरंत ढकने और सुरक्षा के प्राप्त इंतजाम करने की मांग की है।
और दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में महाशक्ति काली मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खुले नाले में गिरने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और राहत दल को सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में खुले नालों को तुरंत ढकने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने की मांग की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।